वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर, जो आपका 27 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड क्लास 10th हाई स्कूल परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर हम करेंगे। टोटल 23 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और 75 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, निर्देश आपको कुछ इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया था। तो आपका ए ऑप्शन है 3 कालों में, बी ऑप्शन है आपका 4 कालों में, सी ऑप्शन है आपका 7 कालों में और डी ऑप्शन है आपका 8 कालों में। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया था। ठीक है, बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरा है आपका, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? आप सभी को पता है, आपने रामायण देखी होगी और आपने पाठ भी पढ़ा होगा। लक्ष्मण ने दिए थे। तो सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तीसरा है आपका, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम किसकी परिभाषा है ये? ठीक है, तो ये पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका चौथा, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। जो आपका संस्कृति पाठ है उसमें न्यूटन को क्या कहा गया है? तो उसमें न्यूटन को एक वैज्ञानिक कहा गया है। आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और अगर पूछा जाए कि विशेषण शब्द में किसकी विशेषता बताई जाती है, तो विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, और जबकि क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्रिया राइट आंसर लिख देना है। छठा है आपका, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो ये किससे बनाते थे? दिया सलाई की पेटियों से। ठीक है, द ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2। तो पहला है, रिक्त स्थान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो कौन सी कविता है? अट नहीं रही है जो कविता है वो फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अट नहीं रही है। दूसरा है आपका, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या है? पुनर्धन उक्ति। ठीक है, एक युक्ति दो से अधिक बार कही जाए, बार बार कही जाए, तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तीसरा है आपका, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है, तो उन्हें कौन से छंद कहते हैं? तो उन्हें हम मात्रिक छंद कहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है, उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मात्राओं के आधार पर, इसलिए हम मात्रिक आंसर, इसको राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट अगला है आपका चौथा, शहनाई बजाने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, आपने पाठ में देखा होगा। तो रीड आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। अगला है आपका, यशोगान संधि का उदाहरण है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, यशोगान में वो स्वर संधि कर देंगे, लेकिन इसमें स्वर संधि नहीं आएगा। यशोगान की संधि विच्छेद होता है यश प्लस गान। ठीक है, तो इसमें आपको विसर्ग संधि राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, विसर्ग संधि आपको इसमें करेक्ट आंसर लिख देना है। अगला है आपका छठा, कवि लॉन्ग स्टॉक में रिक्त स्थान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसमें गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ठीक है, गाइड फिल्म आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो बिल्कुल सत्य बात है। जो सूरदास जी हैं, उन्होंने जो कृष्ण भगवान है उनके बाल स्वरूप की अधिकतम रचनाएं की है वात्सल्य रस के ऊपर। तो पहले में आपको सत्य राइट आंसर लिख देना है। दूसरा है आपका, जहाँ किसी वस्तु
या विषय का वर्णन चढ़ा बढ़ाकर किया गया हो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है, गलत बात है। वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ना कि अनियोक्ति अलंकार, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट तीसरा है आपका, मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो बिल्कुल सत्य बात है, तीसरे में आपको सत्य लिख देना है। चौथा है आपका, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। रेखा चित्र का अन्य नाम शब्द चित्र भी होता है, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट है, रेखा और चित्र। अगला है आपका, राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य, गलत बात है। ये एक साधारण वाक्य है, ना कि एक आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किस प्रकार से होगा, राम बाजार जाओ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य आपको लिख देना है, ठीक है, असत्य। छठा है आपका, हिरोशिमा भारत में है। नहीं, हिरोशिमा जो है वो जापान में है, ना कि भारत में, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है, ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपको सत्य सत्य कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न आता है आपका, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं इनको। स्तंभ, आपको स्तंभ बा से मैच करना है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक कबीर आपका कहा जाता है नागार्जुन को, ठीक है, नागार्जुन को। साथ ही में इसके आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिए आप। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसके साथ आप याद रखिए, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। और इसके साथ आप याद रखिए, उपन्यास सम्राट के बाद नाटक सम्राट किसे कहते हैं? तो नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रमुख नाटकें कौन कौन सी है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का भी आप ध्यान रखिए, ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी है और हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। दूसरा है आपका चौपाई। चौपाई कैसा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तीसरा है आपका बालम खीरा, तो इसको आपको मैच करना है लखनऊ से। अगला है चौथा, समास के प्रकार। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि संधि के, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पांचवा है आपका सबसे आगे रहने वाला। सबसे आगे रहने वाले को क्या कहेंगे हम? अग्रणी कहेंगे। और छठा है आपका ऊंच नीच में बई कियारी, इसको आपको मैच करना है जो उपजी सो भई हमारी, ठीक है। ये आपकी पंक्ति कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, कवि निराला का उत्साह गीत किसको संबंधित है? किसको संबोधित है? तो ये देशवासियों को संबोधित है, ठीक है, देशवासियों को, ठीक है। पहले में आपको राइट आंसर लिखना है देशवासियों को। दूसरा है आपका, रस किसे कहते हैं? तो बिल्कुल ये जो परिभाषाएं होती है, रस, अलंकार, काव्य, छंद, ये परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। तो रस की परिभाषा आपको पता होगा कि किसी नाटक, एकांकी या फिर कोई सी भी विधा हो, ये वो उसको पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मज़ा आता है, उसे ही हम रस कहते हैं, ठीक है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। रस के आप अंग याद रखिए, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ठीक है। अगला है आपका तीसरा, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसको आप याद कर लीजिए कि संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है, ठीक है। जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने की या टकराने की उससे प्रेरणा देता है। तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला है आपका चौथा, वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है? तो वीर रस की कविताओं में ओज गुण होता है, आप सभी को याद होगा ओज गुण, ठीक है। ओज गुण आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। पांचवा है आपका, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो ये सम्मोहन जगा रही थी। क्या? सम्मोहन, ठीक है, सम्मोहन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। अगला है आपका छठा, लेखक अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम आप याद रखिए सबसे पहले तो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञेय, ठीक है। लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो ये इन्होंने रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी, ठीक है, रेलगाड़ी में। तो रेलगाड़ी आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस युग के कवियों ने श्रृंगार रस की अधिक से अधिक रचनाएं की है, ठीक है। अथवा आप कर सकते हैं नई कविताओं की 2 विशेषताएं।
सातवां प्रश्न है आपका, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है आपको। ठीक है, तुलसीदास की रचनाएं आप लिख सकते हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, रामचरितमानस, और इनका भाव पक्ष, कला पक्ष भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद का भी आप कर सकते हैं। आठवां है आपका, परशुराम ने सहस्त्र भाव का वध क्यों किया था, ये आपको बताना है। और इसका अथवा है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मोस्ट आईएमपी है जो मैं बता रहा हूँ, यही परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नवा प्रश्न आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। 10वां प्रश्न जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में हर बार पूछा ही जाता है आपसे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर, स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई दो अंतर आपको लिखना है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसका अथवा है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 12वां प्रश्न है आपका, आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपको लिखना है। ठीक है, और इसका अथवा है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। 13वां प्रश्न आप देख लीजिए, लेखक परिचय आपसे पूछा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। दो रचनाएं आपको लिखनी है और भाषा शैली आपको बतानी है। नेक्स्ट अगला है 14वां प्रश्न, कैप्टन पर बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। और इस अथवा है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 15वां प्रश्न आप देख लीजिए, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। इसका अथवा भी आप कर सकते हैं, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, लिखिए। 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। पूरब की ओर चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, तो पूरब की ओर चलने वाली हवा को हम पूर्वा कहते हैं। ठीक है, पूर्वा भी आप लिख सकते हैं या फिर आप पूर्वैया भी लिख सकते हैं, वो भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, पूर्वैया दोनों आप लिख सकते हैं। और अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को हम कहते हैं पछुआ। ठीक है, पछुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है आपका, जिसे बांटा ना जा सके, तो जिसे बांटा ना जा सके वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। ठीक है, अविभाज्य, तो अविभाज्य आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। इसका अथवा क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आपका, एक और एक 11 होना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, वो क्या सोचेंगे, भाग जाना, जबकि भाग जाना 9 2 11 का होता है, ना कि एक और एक 11 होना का। एक और एक 11 का अर्थ होता है एकता में शक्ति होना। ठीक है, दूसरा है आपका इतिश्री होना, तो इतिश्री होना मतलब समाप्त होना। ठीक है, समाप्त होना। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे लिखना है। 17वां प्रश्न आप देख लीजिए, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों बोल जाता था, लिखिए। इसका अथवा है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं। 18वां प्रश्न आप देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, एक आपसे पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी आपके पाठ के अंदर, दूसरा आपसे गद्यांश के अंदर संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए, एक तो आपका ये वाला दे रखा है और इसका अथवा वाला दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। तो देखिए, दो दे रखे हैं अथवा में, इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। 3 नंबर का ये प्रश्न होगा, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको इसमें लिखनी है। अगला प्रश्न है आपका 20वां, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिख सकते हैं आप। ठीक है, 21वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित काव्यांशों या गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसमें भी आपसे अथवा में पूछा जाएगा, या तो आप अपठित काव्यांश कर सकते हैं या फिर आप अपठित गद्यांश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका काव्यांश पूछा गया है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक गद्यांश दे रखा है, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष में होता है, ये आपको पढ़ना है और नीचे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 22वां प्रश्न आप देख लीजिए, अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, हाई स्कूल परीक्षा में प्राणवी सूची प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिख देना है। 23वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध आपको लिखना है। 5 टॉपिक आपके दे रखे हैं, इन 5 टॉपिक में से आपसे एक परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको इनको याद कर लेना है। वैसे भी 4 नंबर का आता है, आप पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं या फिर रूपरेखा डालकर भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट में जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है 27 फरवरी को,
हिंदी विषय का, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कर लिया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।